Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of February 2024. तो गाइज आज है तारीख 2 फरवरी 2024 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको मिल जाया करेगा। तो दोस्तों आज से डेली बेसिस पे कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये वीडियोज़ प्रोवाइड करवा सकूँ। देखो होता क्या है, ये वीडियो कंटिन्यू हो पाता है, बाद में फिर बीच में मुझे रोकना पड़ जाता है। कई सारे इश्यूज़ से अभी रिसेंटली मैं गुजर रहा था। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। देखो होता क्या है, द हिंदू का वीडियो इस चैनल पर रेगुलर अपडेट होता है। हाँ, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू चल रहा है आजकल, बट वो रेगुलर बेसिस पर अपलोड होता है कंसिस्टेंसी के साथ में। लेकिन इस वीडियो में थोड़े समय के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाती है। आप लोग खुद भी कमेंट्स करके बताते हो कि सर वीडियो आता है, फिर थोड़े बाद समय बाद रुक जाता है। और कई दिनों से लगातार कमेंट्स आ रहे थे सर ये वीडियो कब आएगा। तो फाइनली आपका वेट, ये जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। देखो दोस्तों हुआ क्या था, मैं पिछले साल दिसंबर के महीने से स्पाइन स्ट्रेन इशू से गुजर रहा हूँ। ठीक है, जो यहाँ पर मेरी स्पाइन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रही है, जिसकी वजह से उसमें मतलब इतना पेन है ना कि बैठा नहीं जा रहा था, लेटा नहीं जा रहा था। ये मतलब आप कह सकते हो अभी 17 क्या 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन का जो ये पूरा बेड रेस्ट था वो समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ। फाइनली आज लगभग 20 दिन बाद मैं अपनी चेयर पर बैठा हूँ जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक द हिंदू के वीडियो आप मॉर्निंग में आ रहे थे, आपको पता होगा वीडियो ज़्यादा लंबे चौड़े भी नहीं थे, शॉर्ट वीडियोज़ थे। पेन इतना होता था यार, मैं बैठ ही नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो स्पाइन का टिप वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे बिल्कुल इतना गहरा पेन हो रहा था कि ना बैठा जा रहा था ना लेटा जा रहा था, जिस वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल मैं बेड रेस्ट पे था इतने दिनों से। फिर फाइनली यहाँ पर अभी सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। पेन अभी बहुत ही ज़्यादा कम है, मिनिमम के बराबर है। बट मतलब इतना है कि अब मैं अपनी चेयर पे आकर बैठा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, माइक में बोलते हुए, इस वीडियो का पीपीटी रेडी करते हुए मुझे भी बहुत खुशी थी यार कि मैं वीडियो कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट यही हो पाता यार, मतलब कुछ इशूज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर गुजरना पड़ा। बट आई एम सॉरी, रियली सॉरी, ये वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया। बट अभी मेरी प्रॉमिस यही होगी कि मैं यहाँ पर वीडियो रेगुलर लाऊँ। सोने से पहले चाहे कुछ भी हो, सो या ना सो, ये दोनों वीडियो आपको मिलने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता ही है इस लेक्चर के अंदर में हम लोग अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज को कवर करते हैं। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इंडियन एक्सप्रेस यहाँ से पढ़ लूँ, ये यहाँ से कवर कर लूँ, मैगजीन यहाँ से कवर कर लूँ, पीआईबी का अलग कवर कर लूँ। ऐसा कोई इशू नहीं है। हर एक सोर्सेज को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कवर किया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी एक टेस्ट मिलेगा। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ यार ये बहुत कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर सीखने को मिली हैं। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, मेरा ये चैनल मिलेगा। यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी जाइए, वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा। ऑलरेडी 14,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हैं। तो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारी केंद्र सरकार ने जो सिमी है इसके ऊपर में बैन लगा दिया है। बैन बहुत पहले लगा रखा था दोस्तों, अब क्या हुआ कि इस बैन को आगे और समय के लिए बढ़ा दिया गया है। ये आप देख पाओगे खुद, जो हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल ट्वीट है, ये नज़र आएगा जहाँ पे ये सिमी के ऊपर में बैन लगा रहे हैं। अब सवाल यह है सिमी है क्या? यह है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इनके ऊपर बैन किस बेसिस पर लगाया गया है? इनके ऊपर बैन यूएपीए का यूज करके, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का यूज करके यहाँ पर बैन लगाया गया। बोला गया कि जो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है या जो पूरा ये ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, ये कहीं ना कहीं देश के खिलाफ में जा रहे थे और देश के खिलाफ में एक ऐसा कोई भी चीज़ हम टॉलरेट नहीं करने वाले, जिसके बेसिस पर दोस्तों इनके ऊपर बैन लगाया गया। नाउ आगे फर्दर 5 साल के लिए बैन लगा हुआ इस बॉडी के ऊपर में, जिस वजह से लगातार न्यूज़ कवर हो रहे हैं। आखिरकार हमारी केंद्र सरकार के पास में यूएपीए के तहत ये कौन सी पावर्स है जिसके तहत यहाँ पर किसी को वो आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, बैन लगा सकते हैं? ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ क्या है ये तो आप यहाँ पे समझ चुके हो। 5 साल और ये जो ग्रुप है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये बैन रहने वाला है दोस्तों। ये बैन कौन से कानून के तहत रहेगा? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत रहेगा। ठीक है, वैसे दोस्तों इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर बैन 2001 में लगा दिया गया था।
अभी रेगुलर बेसिस पर इसको बढ़ाते रहते हैं आगे, क्योंकि ये बॉडी ऑलरेडी यहाँ पर आप कह सकते हो कि पाया गया है कि कहीं ना कहीं जो टेररिज्म है उसमें इसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है। देश की सॉवरिटी के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ये बॉडी काफ़ी खतरा साबित हो चुकी है, जिस बेसिस पर इसके ऊपर लगातार बैन लगाए गए हैं। और ऐसे दोस्तों इंडिया के अंदर आप देख पाओगे 44 ऑर्गेनाइजेशन से जिसको ऊपर बैन लगाया हुआ है। ठीक है, तो 44 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी बस ये ध्यान रख सकते हो कि लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारा पूरा 2023 का साल था, तो 2023 में भी हमारी केंद्र सरकार ने 2 और ऐसे संगठन हैं जिसको आतंकवादी संगठन घोषित किया यूएपीए के प्रोविजंस के तहत। अच्छा, वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? तो उसमें है खालिस्तानी टाइगर फोर्स, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पंजाब में टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। फिर है जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, ठीक है, जिसका यहाँ पर वेपन स्मगलिंग में एक बहुत बड़ा रोल है। जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक्स यहाँ पर ये करवाते हैं। फिर एक है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, इनका भी इन्वॉल्वमेंट अगर आप देखोगे तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में है, देश के खिलाफ में एक्टिविटीज़ में इनका इन्वॉल्वमेंट है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, जिस बेसिस पर इन बॉडीज़ के ऊपर भी बैन लगाया हुआ है। कौन से बेसिस पर? यूएपीए के बेसिस पर। नाउ अब सवाल यह है कि ज़रा सिमी के बारे में ही जान लो, ये स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है क्या? क्योंकि इसी के ऊपर बैन को आगे के लिए फर्दर बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से न्यूज़ में है। तो दोस्तों इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट बिलीफ का यहाँ पर एक ग्रुप है। ये जो ग्रुप है इसको 1977 में बनाया गया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अंदर में। ठीक है, इसको एज आ मतलब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया गया था तो जो जमात इस्लामी हिंद है, ठीक है, इसी के एक पर्टिकुलर पार्ट के तौर पर इसको स्टार्ट किया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है आखिरकार इस बॉडी को एक अनलॉफुल बॉडी क्यों डिक्लेयर किया गया, उसके पीछे का मेन कारण क्या है? तो दोस्तों कारण यह है कि ये पर्टिकुलर बॉडी जो है कहीं ना कहीं इसका हाथ पाया गया कि ये कहीं ना कहीं जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, इसको बढ़ावा दे रहा था। देश की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरिटी, पीस, सभी चीज़ के खिलाफ में बॉडी काम कर रही थी, जिस वजह से यहाँ पर इसको इस प्रकार से बैन लगाया गया। अब ये यूएपीए आखिरकार क्या है, ये कौन सा इतना ताकतवर कानून है जिसके तहत ये एक्शंस लिए जाते हैं? तो दोस्तों नाम आपको पता चल चुका है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। जितने भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं वही टेररिज्म से संबंधित, देश में अशांति फैलाने वाले संबंधित, तो इन एक्टिविटीज़ को रोकने का काम करता है ये एक्ट, इसके नाम से हमको पता चल रहा है। तो यूएपीए दोस्तों एक एंटी टेररिज्म लॉ है, एक ऐसा कानून जो कि आतंकवाद के खिलाफ हम लोग चलाते हैं। सबसे पहली बार इस कानून को पास किया गया था 1967 में, जिसका मेन काम था देश की सुरक्षा करना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, देश की सुरक्षा करना टेररिस्ट एक्टिविटीज से या ऐसे ही यहाँ पर आतंकवादी से संबंधित और जितनी भी हरकतें हैं उनसे देश को बचाना, शांति को यहाँ पर प्रमोट करना। इसमें पनिशमेंट क्या है? अगर कोई व्यक्ति टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है या टेररिज्म के लिए प्रिपेयर हो रहा है, टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट है उसका, अगर कोई इस प्रकार की हरकतें कर रहा है तो उस बेसिस पर दोस्तों उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। उम्र कैद की सज़ा के साथ साथ मौत की सज़ा भी उसको दी जा सकती है। अभी दोस्तों यूएपीए के तहत हमारी सरकार के पास में ये भी पावर आ चुकी है कि वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, यानी किसी एक व्यक्ति को वो आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। तो बिल में ये भी इंपॉर्टेंट पावर है प्रेजेंट। अब बात आती है कवरेज की। तो कवरेज में जो ऑफेंस है या ऑफेंडर है, जो भी अपराधी है जो बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहा है या यूएपीए के खिलाफ जा रहा है, तो वो इंडियन या फॉरेन नेशनल्स दोनों हो सकते हैं दोस्तों। यानी यूएपीए के जो प्रोविजंस हैं वो फॉरेन नेशनल्स यानी बाहर का कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत कर रहा है तो उसको भी यहाँ पर चार्ज कर सकता है और इंडियन पर्सन को तो चार्ज कर ही सकता है। समझ गए? आगे आते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। अगर मान लो इस पर्टिकुलर लॉ के तहत किसी को पकड़ा गया तो आखिरकार क्या कार्रवाई चलेगी, तो और वो कार्रवाई करेगा कौन? इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट करने की पावर्स हमारे ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास में है। ठीक है, एसीपी हो गए या हमारे जो है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हो गए, इनके पास में ये पावर्स आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, जो हमारे एनआईए के ऑफिसर्स हैं, एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके जो ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे, इनके पास में भी इंस्पेक्शन करने की पावर है, केसेस को देखने की पावर है यूएपीए के तहत। और साथ ही साथ में जिस व्यक्ति की तहकीकात की जा रही है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी सीज की जा सकती है, जब्त की जा सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का एक अप्रूवल लेना होगा, डीजीपी का अप्रूवल लेना होगा।
उस बेसिस पर यहाँ पे क्या होगा, वो व्यक्ति जिसके खिलाफ हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, यूएपीए के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात हो रही है ई इंक डिस्प्लेज के बारे में। ये जो दोस्तों आपको डिस्प्ले दिख रहा है, आपने किंडल का नाम सुना होगा। जैसे काफ़ी सारे लोग पढ़ने के शौकीन होते हैं, वैसे आजकल ये मामला ख़त्म ही हो रहा है, जो रीडिंग वाली हैबिट है लोगों की ख़त्म हो रही है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ने के शौकीन है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली आ रही है। बुक्स वगैरह जो आप परचेज करते हो, बुक्स का ढेर लगा लेते हो, उससे एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर यह है कि आप एक किंडल परचेज कर लो, और उस किंडल में यहाँ पर आप सारे का सारा एक्सपीरियंस ऐसे लेते सकते हो जैसे बुक में है। यानी कि जैसे हमारा पेज होता है ना, पेज पर सब कुछ लिखा होता है किताब में, उसी प्रकार का एक्सपीरियंस किंडल में आता है। तो ये रीडिंग के लिए है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एविड रीडर हैं, समझ गए। तो दोस्तों किंडल के अंदर जो इंक यूज़ हुआ है यह है ई इंक, और ये जो डिस्प्ले है यह है ई इंक डिस्प्ले, जिसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं। हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में आया है, ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं फटाफट। हाल ही में कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि लगातार क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी कंपनियां आ चुकी हैं जो कि ई इंक जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है स्मार्टफोन्स के अंदर में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन में भी वाली टेक्नोलॉजी लाई जाए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। क्योंकि अगर आप इस किंडल को देखोगे, चाहे साइड से देखो, कैसे भी देखो, आप आराम से कागज़ की तरह लगता है, पढ़ने में आपकी आंखों को भी आराम मिलता है। बट क्या मोबाइल फ़ोन के साथ में ऐसा होता है? मोबाइल फ़ोन अगर आप बिना जो आपके ब्लू कट लेंसेज हैं या वैसे कोई भी प्रोटेक्शन लेंसेज है, उसके बिना अगर आप मोबाइल फ़ोन लगातार चलाते रहो घंटों तक, तो आँख में इरिटेशन सी होने लगती है, क्योंकि उसका ग्लास ही ऐसा दोस्तों। बट यहाँ पर आपको वो नहीं देखने को मिलेगा। तो यही वाली डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन में लाने के लिए कई सारी कंपनीज अभी एक्सप्लोर कर रही हैं, जिस वजह से ये वाला डिस्प्ले चर्चा में है, जिसको हम बोलते हैं ई इंक डिस्प्ले। ठीक है, तो ई इंक डिस्प्ले आजकल ई रीडर्स के लिए है, जो यहाँ पर डिजिटली सारी चीज़ें रीड करना चाहते हैं, बुक्स पढ़ना चाहते हैं। और एग्जाम्पल बड़े बड़े हैं, अमेजन का किंडल हो गया, कोबो ई रीडर हो गया, सोनी रीडर भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है डेवलपमेंट की। तो ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये लाई गई थी 1990s में MIT में, और आज के समय पर जो ई इंक कॉरपोरेशन नाम की कंपनी है वो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को ओन करती है। सवाल यह है ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो ये जो डिस्प्ले है, इसमें जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन क्या करता है, छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं उस स्क्रीन के अंदर में। ठीक है, और दोस्तों जो छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं ना, कुछ कैप्सूल तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसमें वाइट कलर का पार्टिकल प्रेजेंट होता है, और कुछ यहाँ पे ब्लैक कलर के पार्टिकल के प्रेजेंट के साथ में आते हैं, जिनमें ब्लैक कलर का पार्टिकल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिवली वाइट पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज ब्लैक पार्टिकल्स, दोनों को यहाँ पर रखा जाता है, जिस बेसिस पर दोस्तों इस डिस्प्ले को रेडी किया जाता है, जिससे यहाँ पर वो फील आती है जैसे कि आप कागज़ पढ़ रहे हो, आपकी आंखों को कोई ज़्यादा इरिटेशन वगैरह नहीं होता है। तो वाइट और ब्लैक पार्टिकल्स जो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वो सरफेस पर आपको यहाँ पे नजर आते हैं इस डिस्प्ले के अंदर में। तो इस डिस्प्ले के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इससे क्या होता है, यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। भाई आप ज़्यादा समय तक पढ़ पाओगे इंटरेस्टिंग तरीके से, आपके आंख में इरिटेशन नहीं है, आप कहीं पर भी लेट कर आराम से पढ़ रहे हो, बुक का पेज पलटने में कोई इशू होता है तो वैसा इशू यहाँ पे आपको इस डिवाइस में नहीं देखने को मिलेगा। आंखों को आराम मिल रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा है रीडेबल, यहाँ पर ज़्यादा लाइट वगैरह रिफ्लेक्ट नहीं होती। जैसे आप मोबाइल फ़ोन चलाओ, ऊपर से लाइट पड़ रही है तो काफ़ी रिफ्लेक्शन मारती है, साइड से आप देखोगे थोड़ा टेढ़ा करके क्लियर दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर कैसी भी कंडीशंस हो ये पेपर की तरह ही नज़र आता है। तीसरा इसका एक और बेनिफिट है, वो है लॉन्गर बैटरी लाइफ। मोबाइल फ़ोन में तो कई सारे ऐप्स होते हैं जो कि अगेन चार्जिंग पीछे खाते रहते हैं, बट किंडल या बाकी सारे ऐसे इंक डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आप केवल रीडिंग के पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हो, तो इसमें जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ। केवल आप जब फोटोज़ वगैरह चेंज करते हो ना, तभी यहाँ पर थोड़ा बहुत बैटरी जाता है, बट अगर एज इट इज़ ऐसा रखा हुआ है तो आप पढ़ते रहो। एक स्टैटिक पेज को, जो एक पेज आप उसको ओपन करके छोड़ दो हफ्तों तक, महीनों तक बिना चार्ज किए, तो वो चार्ज रहेगा, वो डिस्प्ले चलता रहेगा। तो बैटरी लाइफ इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। इस तरीके से दोस्तों आपको ये किंडल देखने को मिलता है, जैसा यहाँ पर ये फोटो आपको नज़र आ रहा होगा। समझ गए? अब इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? तो मोबाइल डिवाइसेस के अंदर में कोशिश करी जा रही है। काफ़ी सारे मोबाइल डिवाइसेस ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर चुके हैं, ले आ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैकबेरी का मिनिमल फ़ोन है, उसके अलावा बस स्टॉप के जो डिस्प्लेज हैं, रेस्टोरेंट के अंदर में भी यहाँ पे ई इंक मेन्यू कार्ड के बोर्ड्स वगैरह बनाए हुए होते हैं, है ना। बोर्ड्स वो सारी चीज़ चमक रही होती हैं ताकि लोग उसको आराम से पढ़ सकें।
तो ये जो ई इंक है दोस्तों, ये ई पेपर से काफ़ी डिफरेंट आपको यहाँ पे नज़र आती है। समझ गए? कई सारे गैजेट्स में भी आज के समय पर ये जो डिस्प्ले है वो यूज़ की जा रही है। जैसे कई सारी स्मार्ट वॉचेस के अंदर भी ये जो डिस्प्ले है वो अभी के समय पर आ रही है। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। एक और आर्टिकल जो एग्जामिनेशन के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे प्लेस इन न्यूज़ की। तो एक जगह चर्चा में है जिसका नाम है तिग्रे रीजन। तिग्रे जो कि बेसिकली अफ्रीका के अंदर एक देश है, इथियोपिया, वहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन लोकेटेड है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, यानी खबर ये है कि लगभग 400 इथियोपियंस जो तिग्रे रीजन में प्रेजेंट हैं वो भूख की वजह से मर गए हाल ही में। ये सिचुएशन है। पहले मैं आपको लोकेशन अच्छे से दिखाता हूं ताकि आप हर एक चीज़ को बढ़िया से कैप्चर कर सको। दोस्तों, ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पर आपको ये इथियोपिया देखने को मिलेगा। इथियोपिया नाम का जो एक कंट्री है, इसके ऊपर एक छोटा सा पोर्शन है नॉर्थ में, यह ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा होगा। यही रीजन तिग्रे रीजन कहलाता है। इसको अगर हम जूम कर दें तो ऐसा आपको नजर आएगा, ये इथियोपिया है, ऊपर इसका तिग्रे वाला पोर्शन। हुआ क्या दोस्तों, इथियोपिया के अंदर ही आपस में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कई सारी इंटरनल वॉर चली, जिस वॉर की वजह से तिग्रे में रहने वाले जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की कि दोस्तों अभी रिसेंटली यहाँ पर उनको स्टारवेशन की वजह से गुजरना पड़ रहा है। यानी भूख की वजह से यहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है, प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया। आज से पहले जब ये वॉर चल रहा था तो दोस्तों सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि काफ़ी सारे लोग 2-2 दिन ऐसे थे जो खाना नहीं खा रहे थे, या दिन भर में खाना नहीं मिल पा रहा था, केवल एक समय खाकर सो पा रहे थे। और जो खाना था वो पुअर न्यूट्रिशस के साथ में था, यानी कि एक ज़्यादा उसमें पोषण वगैरह कुछ भी नहीं था। ये हाल हो रहे थे। तो अभी हाल ही में भी यही घटना हुई है कि 400 इथियोपियंस की जान चली गई है। तो न्यूज़ में यह है कि मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं इथियोपिया के तिग्रे रीजन में और अम्हारा रीजन में, वो कहीं ना कहीं सूखे से आज के समय पर सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पे सूखा पड़ते चले जा रहा है, पानी सूखता चले जा रहा है। उन लोगों को ज़रूरत है एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की, खाने की, हर चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये देश कहीं ना कहीं जो सिविल वॉर हुआ था, यानी गृह युद्ध हुआ था यहाँ पर, तब से ही बुरी तरह से अफेक्टेड है। तो ज़रा तिग्रे रीजन के बारे में बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तिग्रे दोस्तों यहाँ पे एक माउंटेनियस लैंडस्केप है, बहुत सारे पहाड़ी इलाके यहाँ पे नज़र आएंगे। इथियोपिया के अंदर नॉर्थ साइड में ये पर्टिकुलर रीजन लोकेटेड है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसका जो टेरेन है, यानी कि जैसे मैंने बोला एक प्रॉपर पहाड़ी इलाका है। तो जो भी इन्वेडर्स आए, जो भी यहाँ पर कब्जा करने के लिए आए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था यहाँ पर, कह सकते हो, कब्जा आना। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन कौन से लोग इस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, तो तिग्रायन, इरोब एंड कुनामा पीपल्स यहाँ पर रहते हुए आपको नजर आएंगे। और तिग्रे रीजन के आसपास कौन कौन से एरिया हैं, एरिट्रिया एक कंट्री है इसके साउथ में, सूडान इसके वेस्ट में है, अम्हारा रीजन बेसिकली इसी देश का है, इथियोपिया का है, साउथ में, फिर अफार रीजन दोस्तों इथियोपिया के अंदर है। तो ये सारे के सारे बॉर्डर एरियाज हैं तिग्रे रीजन के। तिग्रे में लगभग 5.5 मिलियन के आसपास लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 साल जो इनका गृह युद्ध चला, सिविल वॉर चला, इसमें हज़ारों लोगों की जान गई। भूख की वजह से भी हज़ारों लोगों की जान गई। क्योंकि दोस्तों सिचुएशन ये थी कि नवंबर 2022 की बात कर रहे हैं हम। नवंबर 2022 में इथियोपिया की जो सरकार है और दूसरी तरफ विद्रोह करने वाला एक ग्रुप था, दोनों के बीच में दोस्तों यहाँ पर फिर एग्रीमेंट हुआ लड़ाई के बाद में, यानी जो इनका सिविल वॉर था, उस गृह युद्ध के बाद में इन्होंने यहाँ पर गोलियाँ बढ़ियाँ चलानी मना कर दी कि चलो अब मामला थोड़ा सा सेटल कर लेते हैं। उसके बाद भी सिचुएशन अभी ख़राब है वहाँ पे। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोस्तों 4 देश आते हैं। उन चारों देशों को आप ध्यान रख सकते हो सीड के नाम से। सीड से एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, ई से एरिट्रिया और डी से जिबूटी। ये सारी कंट्रीज आपको नजर आएंगी, ध्यान रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। अब जब बात कर ही रहे हैं हम इथियोपिया की, तो इथियोपिया में एक जगह है एडिस अबाबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाइना ने फंडिंग देकर इस एडिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ओपन किया है। दूसरी चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, इथियोपिया के अंदर में एक सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है लेक टना। तो लेक टना झील है जहाँ पर जो पानी है वो नाइल रिवर से यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। वैसे हमने आर्टिकल डिस्कस किया था द हिंदू में, बट इस वीडियो को भी कई सारे लोग देखते हैं तो उनके लिए ये डिस्कस करना ज़रूरी है। तो दोस्तों स्नो लेपर्ड जो है, जो बर्फ़ में या पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लेपर्ड हैं, इनकी पॉपुलेशन को लेकर रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन लेपर्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई हमको दिखी है।
तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहला साइंटिफिक सर्वे होता है स्नो लेपर्ड का इंडिया में, और उस सर्वे के तहत यहाँ पर दिखाया गया कि जो हमारा देश है, हमारे कंट्री में यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है। तो आज के समय पर इंडिया में ये स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन 718 के आसपास हो चुकी है। तो ये जो सर्वे है जिसको नाम दिया गया है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, तो ये पहला इस प्रकार का एक्सरसाइज है जो कि पिछले 4 सालों में कराई गई है। 2009 से 2023 तक का समय लेके दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर सर्वे को पूरा किया। और इसमें कौन कौन सी बॉडी थी जो कि ये काम कर रही थी, तो एक थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और जो कि यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर रहा था इस सर्वे को करने के लिए, जिसके बाद हमें पता चला कि हाँ 718 स्नो लेपर्ड्स इंडिया में प्रेजेंट हैं। तो सर्वे के दौरान कौन कौन से एरियाज़ को कवर किया गया, जो हमारा हिमालयन रीजन है, स्पेशली लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब कुछ और फाइंडिंग्स के बारे में बात करते हैं। जो ये सर्वे है दोस्तों स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, इस प्रोग्राम ने ये बताया कि इंडिया में 718 जो स्नो लेपर्ड हैं वो प्रेजेंट हैं, और इन 718 में से सबसे ज़्यादा जो लेपर्ड प्रेजेंट है वो लद्दाख में है। उसके अलावा लद्दाख के बाद उत्तराखंड, देन हिमाचल प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, देन सिक्किम, देन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। और बताया ये भी जाता है हमारे पूरे दुनिया में, यानी कि जो भी पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड की, इस पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन को अगर हम देखेंगे तो इसमें 10 से 15% के आसपास जो स्नो लेपर्ड का कंट्रीब्यूशन है वो केवल और केवल इंडिया से दोस्तों होता है। तो इंडिया में अच्छी खासी मात्रा में ये पॉपुलेशन प्रेजेंट है। अब इसी रिपोर्ट ने कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं, सजेशन दिए हैं। सजेशन ये है कि स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास में एक स्नो लेपर्ड सेल होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पे हमें उसकी मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है। अब बात यह है कि क्या स्नो लेपर्ड केवल इंडिया में पाया जाता है? ऐसा नहीं दोस्तों, अभी तो मैंने आपको बताया दुनिया में पाया जाता है, बट इंडिया में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन पाई जाती है। अब दुनिया में देखने को मिलता है तो दुनिया में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ये सब दोस्तों इसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। बट जब बात करते हैं स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर में, तो इंडिया में वो कौन कौन सी जगह हैं? जो पहाड़ी इलाके हैं बेसिकली वो। ठीक है, ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर एक अप्रूवल दे रखा है कि भैया ये एक कह सकते हो कि पहाड़ी इलाकों में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानवर है स्नो लेपर्ड। आगे आप बात करते हैं। अब प्रोटेक्शन स्टेटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन स्टेटस ध्यान रखना। तो दोस्तों IUCN के अंदर में इस स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में, यानी इसका व्यापार वगैरह आप नहीं कर सकते। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको शेड्यूल 1 के अंदर में सुरक्षा दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है कि भैया इसका शिकार वगैरह भी आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते। बाकी इसके प्रोटेक्शन के लिए कई सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं। एक प्रॉपर बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है GSLEP, ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोस्तों दुनिया भर की जो लेपर्ड से रिलेटेड कंट्रीज़ हैं, जहां पर लेपर्ड पाए जाते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंटिस्ट हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, सब यहाँ पर साथ में मिलकर काम करते हैं। और सबका मेन पर्पस यही है कि स्नो लेपर्ड को बचाना और उसकी माउंटेन की जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। बात क्लियर हो गई दोस्तों। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में बात की है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023 के बारे में। तो इंडेक्स काफ़ी न्यूज़ में है, हर एक बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हाल ही में दोस्तों एक बॉडी है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है। तो इसने भी रिसेंटली इंडेक्स को रिलीज़ किया 2023 का, क्योंकि 2023 का साल हमारा समाप्त हुआ है इस वजह से। और पता ये चला 2023 में जो इंडिया की रैंक आई है इस इंडेक्स में वो 180 में से 93 है। 180 में से 93 रैंक पर इंडिया को रखा गया है। यानी अभी भी इंडिया में जो भ्रष्टाचार है वो अभी भी बड़े लेवल पर है। मतलब ये है कि ये जो इंडेक्स है वो ये दर्शाता है कि कौन से देश में जो करप्शन है, जो ये भ्रष्टाचार है, वो किस स्तर पर है। समझ गए? अब सवाल यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जो इस इंडेक्स को रिलीज़ करने वाली बॉडी है, इसके हिसाब से करप्शन क्या होता है? तो करप्शन का मतलब है दोस्तों जो लोगों के पास में पावर है उसका गलत इस्तेमाल करना, लोगों का ट्रस्ट तोड़ना, डेमोक्रेसी कमज़ोर होना, इनइक्वालिटी, असमानताएं, गरीबी, ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पे करप्शन में आता है। अब सवाल यह है कि इस इंडेक्स से कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को जान लेते हैं। अगर आप दुनिया भर का एवरेज देखोगे तो एवरेज दोस्तों रुका पड़ा है 43 पर।
यानी ज़्यादातर कंट्रीज़ में दुनिया की जो उनकी रैंकिंग है वो 43 के आसपास है, यानी कि दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो भ्रष्टाचार है अच्छा खासे लेवल पर, जहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं नज़र आया। और पिछले कुछ समय में हमने ये देखा है कि भाई जो भ्रष्टाचार है वो बढ़े ही हैं ज़्यादातर केसेस में। अब अगर ये देखोगे कि यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन की बात करेंगे तो एशिया पैसिफिक रीजन में जो एवरेज स्कोर है वो 45 है, अभी आगे बताऊंगा। वैसे यहाँ पे टॉप रैंकर कंट्रीज कौन सी हैं, तो वह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की रैंक सीधा 3 है, थर्ड रैंक पर न्यूजीलैंड है दोस्तों, जिसका स्कोर 85 है। समझ गए? तो न्यूजीलैंड है जिसका स्कोर 85 है, यानी जितना ज़्यादा स्कोर, ठीक है, जितना ज़्यादा स्कोर उतना अच्छी स्थिति। तो न्यूजीलैंड ऐसा कंट्री है जहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार है। उसके अलावा सिंगापुर 5वें पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो। सिंगापुर 5th पर है एंड 14th पर है, जिसका स्कोर यहाँ पर 83 है। 83 के साथ साथ 75 भी है। तो ये कुछ स्कोर यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया, मालदीव्स, कजाकिस्तान और लेसोथो, ये सभी कंट्रीज 293 के रैंक पर हैं, जिन सब का स्कोर 39 है। ठीक है, बाकी अगर अब हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, फॉर एग्जांपल चाइना, तो चाइना का स्कोर 42 है, भारत से और बुरा हाल है। रैंक चाइना की 76 के आसपास है। पाकिस्तान की रैंक 29 है, सॉरी रैंक 133 है और इसका स्कोर 29 है। जैसे मैंने बोला कि भाई इस इंडेक्स में जो स्कोर है, जितना ज़्यादा स्कोर होगा यानी उतना अच्छा परफॉर्मेंस, नंबर जितने कम मिल रहे होंगे उतना गंदा परफॉर्मेंस, यानी उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ पर है। सवाल यह है कि अब ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है क्या? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। इस इंडेक्स को रिलीज़ करने वाली बॉडी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दूसरा, ये हमको दिखाता है कि जो करप्शन है वो कहाँ कहाँ पर दुनिया भर में है। ये इंडेक्स हमको 180 देशों की पूरी रैंकिंग देता है। अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो बॉडी है जो इस इंडेक्स को रिलीज़ करती है, ज़रा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रॉफिट कमाने का कोई इतना मकसद है नहीं, बस इनका मेन काम यही है जो भी इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है भ्रष्टाचार को लेकर, उसको ख़त्म करना। और ये जो बॉडी है इसको बनाया गया था 1993 में जर्मनी के अंदर जो बर्लिन है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाता है। 100 से ज़्यादा देशों के अंदर में दोस्तों यहाँ पर ये अपना काम करती हुई नजर आती है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है दुनिया के पहले आईवीएफ राइनो प्रेगनेंसी के बारे में, जिसको लेकर आज का हम लोगों ने थंबनेल भी मेंशन कर रखा है। तो मैटर यह है कि जर्मनी के अंदर जो बर्लिन है वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अनाउंस किया है पहला सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफर इन अ वाइट राइनोसोरस थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब मैटर तो समझेंगे डिटेल से, पहले हम ये जानेंगे या आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में भी होता है, यहाँ पर आप देख पाओगे एनिमल्स में किया जा रहा है। होता क्या है, अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो जैसे जो फीमेल का एग है, एक फीमेल का एग लेंगे, एग लेने के बाद में क्या करेंगे, उसको सीमेन के साथ में प्रिपेयर करेंगे। सीमेन जैसे यहाँ पर एग के साथ में प्रिपेयर होगा, जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, यानी अब वो एग एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा। वो जो एग है वो यहाँ पर एक बेबी के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी आप देख पाओगे जैसे ही स्पर्म के साथ कांटेक्ट होगा एग का, एग फर्टिलाइज हो जाएगा और फर्टिलाइज होने के साथ साथ अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में जैसे ही यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हुआ, इसको वापस से यहाँ पर क्या करा जाएगा, जो पोजीशन से वहाँ पर रख दिया जाएगा, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वही काम दोस्तों अभी एक वाइट राइनोसोरस के साथ में किया गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि एक राइनो का एम्ब्रियो बनाया गया लैब में बनाने के बाद में सक्सेसफुली यहाँ पर एक जो मादा राइनो है, मादा गैंडा कह सकते हो या फीमेल राइनो कह सकते हो, तो उसके अंदर में दोस्तों उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब क्या होगा कि वो एम्ब्रियो उसके अंदर पहुंच जाएगा, वो क्या होगा, एक नए जो राइनो होगा उसको जन्म देगी वो। समझ गए? तो वाइट राइनो के साथ में ऐसा किया गया है। तो ज़रा हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं वाइट राइनो और इंडियन राइनो के बारे में। तो वाइट राइनो का साइंटिफिक नेम, इंडियन राइनो का साइंटिफिक नेम यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर हम बात करते हैं तो वाइट राइनो का कंजर्वेशन स्टेटस, तो इसको IUCN के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, यानी ये राइनोसोरस बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इसको बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, इससे पॉपुलेशन बढ़ा पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इंडियन राइनो जो है वल्नरेबल कैटेगरी में है, ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वाइट राइनोसोरस की बात करेंगे तो इसमें भी 2 प्रजातियां आती हैं, एक होता है नर्दर्न वाइट राइनोसोरस, एक होता है सदर्न वाइट राइनोसोरस।
कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका के ग्रासलैंड्स और सवाना वाले एरिया में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। हुआ क्या, इनकी पॉपुलेशन पहले कुछ समय में काफ़ी तेज़ी से घट चुकी है। रीज़न ये है कि भाई इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से इनकी हंटिंग होती है, पकड़ा जाता है, इनका जो सींग है वो काट लिया जाता है, जिस चक्कर में कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन तेज़ी से कम हुई। समझ गए? आगे आते हैं एक और आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसकी वजह से चर्चाएं लगातार हो रही हैं। खबर यह है कि जो चिनाब नदी है दोस्तों, चिनाब नदी पर ही ये पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो चिनाब नदी को सक्सेसफुली इसका रास्ता थोड़ा सा बदल दिया गया है ताकि वहाँ पे डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा सके। ठीक है, तो डैम का कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है? जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और इसे डैम का नाम दिया गया रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिस वजह से यह न्यूज़ में है। ठीक है, तो दोस्तों चिनाब नदी के बारे में बेसिक बातें जान लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है कौन सी नदी पर बन रहा है? चिनाब नदी पर। अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा क्योंकि नदी का रास्ता थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो चिनाब नदी का कॉमन नेम है चंद्रभागा अक्सिनी। चंद्रभागा भी है और अक्सिनी भी है। ऑरिजिन की बात करेंगे तो दोस्तों ये जो चिनाब नदी है ये कहाँ से आती है? हिमाचल प्रदेश से आपको देखने को मिलेगी, स्पीति वैली से निकलती हुई आती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर इसका पूरा अगर आप लोकेशन देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर चिनाब नदी कहाँ गई? ये रही। तो यहाँ से यहाँ पर ये बनकर आई और बनकर आती हुई सीधा यहाँ पर इंडिया को क्रॉस कर जाती है, भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में जाने के बाद में सतलज में मिलती है। सतलज में जहाँ पर ये मिलती है उसके बाद इसका नाम बदल जाता है, पंजनाद पड़ जाता है इसका नाम, ध्यान रखना। फिर जाकर ये इंडस नदी में मिल जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो हम चिनाब नदी का पूरा कोर्स देखें कैसे बहती है। तो हिमाचल प्रदेश से बहती हुई आई, जम्मू डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर में पहुंची, फिर वहाँ से पाकिस्तान में एंटर करती है अखनूर के पास से, फिर उसके बाद में पाकिस्तान में बहते हुए सतलज में गिर जाती है। सतलज में गिरने के बाद में वो एक नई नदी बनाती है जिसका नाम है पंजनाद नदी, और पंजनाद नदी जाकर इंडस में मिलती है, और इंडस नदी सीधे जाकर नीचे अरेबियन सी में गिर जाती है। ये आप देख पाओगे नीचे अरेबियन सी प्रेजेंट है। अब दोस्तों चिनाब नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियां हैं। अब जब बात करते हैं सहायक नदियों की तो यहाँ पर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों से दोस्तों कई सारी छोटी छोटी नदी आके इसमें जुड़ती हैं। जैसे लेफ्ट बैंक की बात करेंगे तो तावी रिवर और रावी रिवर, और राइट बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे आती है मरसुदार रिवर, झेलम, नीरू रिवर एंड कलनाई रिवर। अब ये तो हो गया बेसिक डेटा रिगार्डिंग चिनाब नदी। अब बात करते हैं हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट क्या है और कैसे काम करता है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये प्रोजेक्ट, ये डैम लगा कौन रहा है? तो ये जो रैटल प्रोजेक्ट है इसको एग्जीक्यूट करने का काम रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी RHPCL कर रहा है। ये जो लिमिटेड, ये जो बॉडी है, ये जॉइंट वेंचर है, यानी कि यहाँ पर NHPC और जम्मू एंड कश्मीर की सरकार, ये दोनों मिलकर दोस्तों इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कौन सी नदी पर ये बनाया जा रहा है, चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 850 मेगावाट की कैपेसिटी रहेगी इस डैम की। बाकी इस डैम का जो नेचर है वो है रन ऑफ द रिवर स्कीम के बेसिस पर ये काम करेगा। कहने का मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट में दोस्तों ग्रेविटी डैम प्रेजेंट होगा, और जैसे मैंने बोला ये रन ऑफ द रिवर बेसिस पर चलेगा। तो इसका मतलब ये होता है ये एक ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम है जहां पर ये एनर्जी तो जनरेट करेंगे, लेकिन जो बहती हुई नदी है, जो फ्लोइंग वाटर है दोस्तों, वहीं से डायरेक्ट एनर्जी को जनरेट किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। तो इस बेसिस पे ये हमारा काम करता हुआ नजर आएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक तथ्य, फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आगे आते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस की। अगर आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से सुना है तो बढ़िया तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्नो लेपर्ड के रेफरेंस में आपके सामने 3 स्टेटमेंट से बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, भारत सरकार ने स्नो लेपर्ड को एक फ्लैगशिप, एक इंपॉर्टेंट स्पीशी माना है हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयाज में। तो क्या बताओ, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि स्नो लेपर्ड को हमने IUCN के रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीशी के अंदर में कवर किया हुआ है, सॉरी वल्नरेबल स्पीशी के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया का जो स्नो लेपर्ड की काउंटिंग है या स्नो लेपर्ड का नंबर है भारत में वो 1000 के आसपास है, ऐसा हमारा सर्वे ने बताया है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सभी के सब गलत हैं। आगे आते हैं।
नाउ अगला क्वेश्चन बात करता है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। तो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर अगेन 3 स्टेटमेंट है, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये प्रोजेक्ट है दोस्तों ये झेलम नदी के ऊपर में लोकेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है इस प्रोजेक्ट की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट के आसपास है, सॉरी 10,000 मेगावाट के आसपास है। फिर थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि जो ये प्रोजेक्ट है इसको बनाया जा रहा है एक जॉइंट वेंचर कंपनी NHPC के थ्रू, जहाँ पर NHPC और जम्मू कश्मीर की सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों सही हैं, या डी तीनों के तीनों गलत हैं। नो अगला एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स के बारे में। तो करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स दोस्तों कौन सी बॉडी के थ्रू रिलीज किया जाता है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सही उत्तर है, क्या वर्ल्ड बैंक सही उत्तर है, या सी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, या फिर डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों ने बताना है। अगला एक और सिंपल सा प्रश्न, यहाँ पे बात की गई है तिग्रे रीजन के बारे में। तो जो तिग्रे रीजन है वो कौन से देश में लोकेटेड है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया, बी साउथ सुडान, सी इथियोपिया, या फिर डी कीनिया। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, फटाफट बताओ। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे आर्टिकल्स। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए होंगे। चलो एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखना शुरू करते हैं ताकि आप रीमैच कर सको, देख सको सही किए हैं या गलत किए हैं। आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है तिग्रे रीजन कौन से देश में लोकेटेड है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया में वो लोकेटेड है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स कौन सी बॉडी रिलीज करती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यहाँ पर इसको रिलीज करता है। फिर आपसे पूछा गया रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट्स इनमें से कितने सही हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है, बाकी 2 गलत हैं। क्या पहला वाला सही है, नहीं जी गलत है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट झेलम नहीं चिनाब नदी पर है। सेकंड, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी 10,000 मेगावाट है, नहीं भैया 850 मेगावाट है, इस वजह से सेकंड भी गलत है। हाँ तीसरा सही है, जॉइंट वेंचर के थ्रू यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फिर आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया स्नो लेपर्ड्स को लेकर बताओ, तो ये स्टेटमेंट है, इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, बाकी एक गलत है। अच्छा, क्या पहला स्टेटमेंट सही है, जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्नो लेपर्ड को एक फ्लैगशिप स्पीशी माना है हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयास के लिए, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बात करता है कि जो ये दोस्तों स्नो लेपर्ड्स हैं इनको IUCN के लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, जी बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट बात करता है कि यहाँ पर जो इंडिया का स्नो लेपर्ड का नंबर है वो 1000 के आसपास है, नहीं 700 समथिंग के आसपास है, तो दोस्तों थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चंस। तो दोस्तों कितना स्कोर रहा है आपका, क्या चारों क्वेश्चन आपने सही किए गलत किए, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बताओ। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।